दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ में आपको यहाँ पर एक अच्छी मॉरल एजुकेशन भी मिलेगी। कहानी के एंड में आपको बहुत ही अच्छी एक नैतिक शिक्षा मिलेगी। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए और इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। और उसके अलावा दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इस स्टोरी में बेसिक ग्रामर का यूज़ किया गया है। तो जो लोग बिगनर्स हैं या जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है उनके लिए कहानी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द गोट्स एडवाइस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? GOAT, गोट का मतलब होता है बकरी या फिर बकरा। और यहाँ एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, के, की। जब आप किसी नाम या किसी व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। एडवाइस का मतलब होता है सुझाव या फिर सलाह। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द गोट्स एडवाइस मतलब कि बकरी की सलाह। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि स्टोरी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें। और दोस्तों, उसके अलावा तो थोड़ा सा आज जो वॉल्यूम है शायद उसमें वो थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से मैं बोल नहीं पाऊँगा। तो आप थोड़ा सा सुनने पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान दें। यदि वॉल्यूम आपको कम लगे तो आप उसे थोड़ा बढ़ा लें और थोड़ा ध्यान से सुनें। चलिए इसको शुरू करते हैं। वन मैन ओन्ड आ डोंकी एंड आ गोट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। OWN, ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ का मालिक होना, कोई चीज़ होना। और ये इसकी सेकंड फॉर्म है ओन्ड। तो यहाँ पर इसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? वन मैन ओन्ड आ डोंकी एंड आ गोट मतलब एक आदमी के पास एक गधा और एक बकरी थी। He used the donkey to carry loads from the village to the city। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यूज़ का अर्थ होता है किसी चीज़ का प्रयोग करना, इस्तेमाल करना। He used the donkey मतलब वह गधे का इस्तेमाल करता था। To कैरी लोड्स, दोस्तों कैरी का मतलब होता है ढोना, ले जाना। टू कैरी लोड्स, लोड्स मतलब भार, मतलब वह गधे का इस्तेमाल वज़न ढोने के लिए या कह सकते हैं भार ढोने के लिए करता था। फ्रॉम द विलेज, गांव से, टू द सिटी, शहर की ओर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह गधे का इस्तेमाल गांव से शहर तक वज़न ढोने में, वज़न उठाने में उसका वो इस्तेमाल करता था। द डोंकी वर्कड हार्ड द होल डे। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और दोस्तों, यहाँ पर आप इस वर्ब को कॉपी कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को शायद ये वर्ड नहीं पता होगा। वर्क हार्ड का अर्थ होता है मेहनत करना, परिश्रम करना। WORK, वर्क हार्ड। और दोस्तों, इसकी सेकंड फॉर्म है वर्कड हार्ड। और ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और यहाँ मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों। एक हार्ड वर्क भी होता है जिसकी स्पेलिंग होती है HARD, हार्ड, उसके बाद वर्क WORK। तो यदि आप इसे हार्ड वर्क जो है वर्ड वो एक नाउन है जिसका अर्थ होता है परिश्रम या फिर मेहनत। लेकिन जब आप इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहेंगे तो आपको वर्क हार्ड का प्रयोग करना होगा। तो आप इस चीज़ को याद रखें क्योंकि कई बार इंग्लिश बोलते समय, लिखते समय इस तरह की मिस्टेक्स होना बहुत ही सामान्य, बहुत ही आम बात है। क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाती है। लेकिन आप इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। हार्ड वर्क एक नाउन है जिसका अर्थ होता है परिश्रम या फिर मेहनत, वो एक वर्ब नहीं है।
और यदि आप इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहेंगे तो आपको वर्क हार्ड का प्रयोग करना होगा, और ये वर्क हार्ड की सेकंड फॉर्म है वर्कड हार्ड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द डोंकी वर्कड हार्ड द होल डे। होल डे मतलब पूरा दिन। जो गधा था वो पूरे दिन मेहनत करता था। सो इसलिए द मैन यूज्ड टू गिव हिम मोर फूड देन ही गेव टू द गोट। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। जब आप पास्ट में किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी या फिर निरंतरता को दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है, और यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। जब आप ऐसा वाक्य बनाते हैं कि पास्ट में कोई भी व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, उस कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाएगा। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए द मैन जो आदमी था यूज टू गिव हिम मोर फूड, मतलब जो आदमी था उसे अधिक खाना दिया करता था। देन ही गेव टू द गोट, मतलब जितना वो बकरी को देता था उससे अधिक खाना वो उसे दिया करता था। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए, जब दो लोगों की तुलना के लिए आप देन का प्रयोग करेंगे तो उसकी स्पेलिंग होगी THAN। एक और देन होता है जो आपने सुना होगा, देखा होगा, THEN, जिसका मतलब होता है तब। और इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक है, लेकिन जो स्पेलिंग है उसमें फ़र्क है। तब का जो है उसको THEN पढ़ा जाता है, लेकिन जब THAN होगा तो इस देन का प्रयोग दो लोगों की तुलना के लिए किया जाता है। अच्छा, तो इस पूरी लाइन का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा क्या क्या अर्थ हुआ इसका। सो द मैन यूज टू गिव हिम मोर फूड देन ही गेव टू द गोट, मतलब इसलिए जो आदमी था वो उसे ज़्यादा खाना दिया करता था। देन ही गेव टू द फूड, मतलब जितना वो मतलब अपनी बकरी को देता था उससे ज़्यादा वो उसे खाना देता था। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए, ये गिव की सेकंड फॉर्म में गिव मतलब देना, और इसकी सेकंड फॉर्म में गेव, और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। चलिए आगे देखिए। द गोट फेल्ट जेलस ऑफ द डोंकी, और दोस्तों ये भी पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। फील, FEEL, फील मतलब महसूस करना, और सेकंड फॉर्म में फेल्ट। फील जेलस का अर्थ होता है किसी से ईर्ष्या करना, किसी से जलना। तो इसका क्या अर्थ हुआ? द गोट फेल्ट जेलस ऑफ द डोंकी, जो गोट थी, बकरी थी, वो गधे से ईर्ष्या करती थी, या हम कह सकते हैं कि वो गधे से जलती थी, ईर्ष्या करती थी। शी हैड एन ईविल नेचर, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट का पजेसिव का मतलब होता है जब हम ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। चलिए, और दोस्तों ईविल का मतलब होता है बुरा, नेचर मतलब स्वभाव। तो इसका क्या अर्थ हुआ? शी हैड एन ईविल नेचर, मतलब उसका बुरा व्यवहार था, यह कह सकते हैं उसका खराब व्यवहार था। शी एडवाइज्ड द डोंकी, और दोस्तों एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और ये वर्ब के, ये नाउन और वर्ब दोनों हैं, यहाँ इसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, और सेकंड फॉर्म में एडवाइज्ड। शी एडवाइज्ड द डोंकी, मतलब उसने गधे को सलाह दी, या कह सकते हैं उसने गधे को सुझाव दिया। यू हैव टू वर्क सो हार्ड फॉर द होल डे एंड डू नॉट गेट एनी रेस्ट। तो उसने क्या कहा? यू हैव टू वर्क सो हार्ड फॉर द होल डे, मतलब कि आपको पूरा दिन मेहनत करनी पड़ती है। एंड डू नॉट गेट एनी रेस्ट, और कोई भी आराम नहीं मिलता है। You must act as if you are ill and fall down unconscious। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों इस वाक्य में मस्ट का प्रयोग किया गया है। मस्ट का प्रयोग भी वाक्य में सुझाव या सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है, और मस्ट का प्रयोग जब किया जाता है जब हम कोई भी ऐसी सलाह या सुझाव को दर्शाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि शुड की तरह ही मस्ट का प्रयोग किया जाता है सलाह को दर्शाने के लिए, लेकिन इस तरह की सलाह जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो।
तभी मस्ट का प्रयोग किया जाता है और साथ में, और ये एक्ट का अर्थ होता है किसी तरह का नाटक करना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, यू मस्ट एक्ट एज इफ़ यू आर इल। तो उसने क्या कहा कि आपको अवश्य ही इस तरह का एक्ट करना चाहिए, नाटक करना चाहिए, जैसे कि इफ़ यू आर इल, जैसे कि आप बीमार हो, एंड फॉल डाउन, और गिर जाना चाहिए, अनकॉन्शियस, बेहोश होकर। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, अनकॉन्शियस एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है बेहोश। तो उस बकरी ने उसे क्या सलाह दी गधे को कि आपको अवश्य ही ऐसा नाटक करना चाहिए कि आप बीमार हो और आपको बेहोश होकर गिर जाना चाहिए। दिस वे मतलब इस तरह से, यू विल गेट रेस्ट, आपको आराम मिलेगा, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक। चलिए आगे देखिए। द डोंकी लाइक्ड द गोट्स एडवाइस एंड डिड एज ही वॉज टोल्ड। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये लाइक की सेकंड फॉर्म में लाइक, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को अच्छा लगना, पसंद आना, और गोट्स एडवाइस मतलब बकरी की सलाह। द डोंकी लाइक्ड द गोट्स एडवाइस मतलब गधे को बकरी की सलाह अच्छी लगी, पसंद आई, एंड डिड और उसने किया, एज ही वॉज टोल्ड जैसा उसे बताया गया। और दोस्तों ये जो वाक्य है आप इसके स्ट्रक्चर को ज़रूर नोट कर लीजिए। ये जो हमारा वाक्य है यहाँ से यहाँ तक, एज ही वॉज टोल्ड, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ वॉज या वर्ग के साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म का तो वहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग साथ में किया जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज वर्ग का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ वॉज का प्रयोग किया जाएगा, जैसा यहाँ किया गया है, सब्जेक्ट ही है। और यदि हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ग का प्रयोग किया जाएगा। चलिए तो इसका क्या अर्थ हुआ, एंड डिड और उसने किया, वैसा किया, एज ही वॉज टोल्ड जैसा उसे बताया गया। द मैन कॉल्ड द डॉक्टर, कॉल का मतलब बुलाना, सेकंड फॉर्म में कॉल्ड, द मैन कॉल्ड द डॉक्टर मतलब आदमी ने डॉक्टर को बुलाया। द डॉक्टर सेड, जो डॉक्टर था उसने कहा, टू क्योर योर डोंकी यू शुड गिव हिम सूप मेड ऑफ अ गोट्स लंग्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, CURE, क्योर, क्योर का मतलब होता है किसी चीज़ का निदान करना, किसी बीमारी का इलाज करना, और ये एक वर्ब है, आप इसे नोट कर सकते हैं। CURE का मतलब हो गया क्योर मतलब इलाज करना या किसी भी बीमारी का निदान करना, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो उसने क्या कहा, टू क्योर योर डोंकी मतलब अपने गधे का इलाज करने के लिए, यू शुड गिव हिम सूप। और दोस्तों यहाँ शुड का प्रयोग किया गया है, और शुड का प्रयोग वाक्यों में किसी भी तरह की सलाह या सुझाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। यू शुड गिव हिम सूप, आपको उसे सूप देना चाहिए, मेड ऑफ अ गोट्स लंग्स जो कि बकरी के फेफड़ों से बना हो। तो दोस्तों पूरी इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो डॉक्टर था उसने कहा कि अपने गधे का इलाज करने के लिए आपको उसे बकरी के फेफड़ों से जो बना हुआ सूप है वो उसे आपको देना चाहिए। द मैन एट वंस किल्ड द गोट एंड कुक्ड द सूप आउट ऑफ हर लंग्स। क्या हुआ, क्या अर्थ हुआ दोस्तों, एट वंस का अर्थ होता है तुरंत, और ये किल की सेकंड फॉर्म में, किल मतलब मारना, और सेकंड फॉर्म में किल्ड। द मैन एट वंस किल्ड द गोट मतलब आदमी ने तुरंत बकरी को मार दिया, एंड कुक्ड द सूप आउट ऑफ हर लंग्स और उसके फेफड़ों का, हर मतलब उसके फेफड़ों का उसने सूप बनाया, उसको पकाया। देन फिर ही फैड द सूप टू द डोंकी। दोस्तों फीड, FEED फीड का मतलब होता है खिलाना पिलाना, और ये सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए। देन मतलब फिर, ही फैड द सूप टू द डोंकी फिर उसने गधे को वो सूप पिलाया। द गोट हैड बिन किल्ड बिकॉज ऑफ हर इविल नेचर। दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है।
और दोस्तों अब दोबारा से मेरे काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, शायद गले में दोबारा से दर्द हो रहा है। चलिए मैं इसको कंप्लीट करूँगा। ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, और जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो आप इस स्ट्रक्चर को ज़रूर नोट कर लें कि जब आप पास्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस का कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द गोट हैड बीन किल्ड बिकॉज ऑफ हर इविल नेचर, मतलब जो बकरी थी वो मारी जा चुकी थी अपने बुरे स्वभाव के कारण। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि आपको आज की कहानी जैसी भी लगी हो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ भी आई होगी। और जैसा हमने इस कहानी का देखा वैसे इसमें कोई मॉरल नहीं है, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद मॉरल अपने आप ही समझ में आ जाता है। कहानी का जो मॉरल है या जो इससे नैतिक शिक्षा मिलती है वो यही है कि यदि कोई भी व्यक्ति का नेचर ख़राब होता है, वो दूसरों से ईर्ष्या करता है या उनसे जलता है, तो ये उस व्यक्ति के लिए ही समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसा हमने इस कहानी के माध्यम से देखा। तो किसी भी व्यक्ति को दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और ना दूसरों के बारे में उसे बुरा सोचना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक अच्छी सी कहानी थी, अच्छे से मैसेज के साथ, और यदि अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।